बस 25 किलोमीटर लंबाई वाला मकोरी आइलैंड दुनिया के सबसे खूबसूरत द्वीपों में एक के तौर पर मशहूर हो चुका है। लेकिन जितनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इस आइलैंड ने झेली हैं, शायद ही किसी और आइलैंड ने देखी हों। दिखने में तो ये आइलैंड बहुत पीसफुल और सीनिक लगता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी क्रीचर्स आ गईं जिन्होंने पूरे इकोसिस्टम को तहस नहस कर दिया। इन खतरनाक हालातों का कारण खुद इंसान ही थे। ह्यूमन एक्शंस इनएडवर्टेंटली ब्रॉट दिस डिस्ट्रक्शन। लेकिन बाद में जब इस आइलैंड को बचाने की जिम्मेदारी उठाई गई, तो वहाँ की गवर्नमेंट्स ने जो स्टेप्स लिए, उन्हें देखकर बाकी दुनिया भी हैरान रह गई। ऐसे रेस्टोरेशन एफर्ट्स रेयरली मिलते हैं आज के टाइम में। कौन थे वो मॉन्स्टर क्रीचर्स जिन्होंने बर्बादी फैलाई, और जिन लोगों को लगता था कि इस द्वीप को बचाया नहीं जा सकता, क्या उन्होंने इसे बचाया या नहीं? इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पैसिफिक महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है मकोरी आइलैंड। लेकिन इस आइलैंड की डार्क स्टोरी की शुरुआत हुई सन 1810 में, जब कुछ समुद्री यात्री पहली बार इसे ऑफिशियली डिस्कवर किए। जब वो लोग पहली बार इस आइलैंड पर आए, तब यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी। बहुत ही सुंदर, शांत और पूरी तरह से अनटच्ड नेचर से भरपूर। उन्हें यहाँ हजारों की संख्या में एलिफेंट सील्स और रॉयल पेंगुइन्स दिखे, जो बहुत ही पीसफुली यहाँ रह रहे थे। इतना ही नहीं, वहाँ मौजूद टसॉक ग्रास, जिसे देखकर वो हैरान रह गए, क्योंकि वो घास इंसान जितनी ऊंचाई तक उगती थी। इसके अलावा कई अजीबोगरीब पेड़ पौधे भी उन्होंने पहली बार देखे। इस आइलैंड की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ के जीवों को ज्यादा शत्रु नहीं थे। मतलब बिना किसी डर के यहाँ की वाइल्ड लाइफ बहुत शांति से अपना जीवन जी रही थी। लेकिन यहीं से इस आइलैंड की प्रॉब्लम्स शुरू हो गईं। जब शिकारियों को ये पता चला कि इस आइलैंड पर बड़ी मात्रा में एलिफेंट सील्स और पेंगुइन्स रहते हैं, तब वो पहली बार इस मकोरी आइलैंड पर पहुंचे। और यही था उस पैराडाइज जैसे आइलैंड के डाउनफॉल की शुरुआत। जब ये शिकारी एलिफेंट सील्स और पेंगुइन्स को मारने और उन्हें ले जाने के लिए एक बड़ी नाव में इस आइलैंड पर पहुंचे, तब उनके साथ कुछ अनचाहे मेहमान भी इस द्वीप में एंटर हुए। और वो थी छोटी लेकिन खतरनाक चूहे रैट्स, जो चुपचाप उस जहाज में छिपकर यहाँ तक आ पहुंचे थे। शुरुआत में इन रैट्स को किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत साइलेंटली इस नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो गए। लेकिन असली डरावनी बात तब सामने आई जब इनका रिप्रोडक्शन पावर लोगों को समझ में आया। आमतौर पर एक फीमेल रैट एक बार में 12 से 20 बच्चों को जन्म दे सकती है, और इनकी प्रेगनेंसी पीरियड सिर्फ 19 से 21 दिन ही होती है। यानी ये एक महीने में 2 बार भी बच्चों को जन्म दे सकती है। और हैरानी की बात यह है कि इनके बच्चे सिर्फ 4-5 हफ्तों में ही मैच्योर हो जाते हैं, और वो भी रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब एक सिंगल एडल्ट रैट सिर्फ 6 महीनों में अपने वंश से 500 से 1000 तक नए रैट्स पैदा कर सकती है। अब आप सोचिए, जब सिर्फ एक रैट इतना डैमेज कर सकती है, तो उस जहाज से आए सारे रैट्स ने मिलकर इस मकोरी आइलैंड को एक तरह से रैट्स आइलैंड में बदल कर रख दिया। इस द्वीप पर इन रैट्स को रोकने वाला कोई नेचुरल एनिमी नहीं था। इसी वजह से ये चूहे बिना किसी डर के पूरे आइलैंड में फैल गए। और फिर क्या, वहाँ के पक्षियों के अंडे, उनके बच्चे, पेड़ पौधे, फूल फल, जो कुछ भी इनकी नजरों में आया उसे खाते गए और धीरे धीरे इस सुंदर द्वीप को तबाह करके रख दिया। जब इन समुद्री शिकारी लोगों ने देखा कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चूहे ही नजर आ रहे हैं, तब उन्होंने फैसला किया कि इन रैट्स को खत्म करना ही पड़ेगा। इस बार उन्होंने एक नया आइडिया अपनाया। उन्होंने कुछ बिल्लियों कैट्स को इस आइलैंड पर छोड़ दिया, ताकि वो इन चूहों को मारकर उनकी संख्या को कम कर सकें। लेकिन यहीं से मकोरी आइलैंड का दूसरा विनाश शुरू हो गया। इन शिकारी लोगों ने सोचा था कि ये बिल्लियां सारे रैट्स को खा जाएंगी और प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। इन बिल्लियों ने चूहों को मारने के बजाय आइलैंड पर मौजूद समुद्री पक्षियों पर हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके लिए बर्ड्स को पकड़ना और खाना चूहों से कहीं ज्यादा आसान था। धीरे धीरे ये बिल्लियां हर उस पक्षी पर अटैक करने लगीं जो उन्हें दिखा। हालत इतनी बिगड़ गई कि एक अनुमान के अनुसार ये बिल्लियां हर साल करीब 60,000 पक्षियों को मारकर खा गईं। यानी रोजाना लगभग 160 बर्ड्स। इस मैसिव किलिंग की वजह से इस आइलैंड की हालत बहुत ही खराब हो गई। खासकर पैराकीट नाम की एक पक्षी प्रजाति, जो कभी यहाँ बहुत खुशहाल जीवन जीती थी, वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गई। इन बिल्लियों ने इस प्यारी सी प्रजाति को हमेशा के लिए मिटा दिया। यह वाकई में एक डरावनी और दुखद एनवायरमेंटल ट्रेजेडी बन गई। एक तरफ ये बिल्लियां रेयर बर्ड्स को खा रही थी, वहीं दूसरी ओर इन रैट्स को मारने वाला अब भी कोई नहीं था।
और वो चूहे बिना किसी डर के अपनी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ाते गए। स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई है कि इन चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि वे इन बिल्लियों से भी नहीं डरते। अब स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि मकवरी आइलैंड पर पूरी तरह से रैट्स और बिल्लियां ही राज कर रहे थे और यहीं से इस द्वीप का तीसरा विनाश शुरू हुआ एक नए रूप में। असल में समुद्र में लंबी यात्राएं करने वाले नाविक अक्सर अपने जहाजों में रैबिट्स खरगोश को पालते हैं ताकि अगर सफर के दौरान कोई एक्सीडेंट हो जाए और खाना खत्म हो जाए तो सर्वाइवल के लिए उन्हें खाया जा सके। ठीक ऐसा ही एक हादसा इस आइलैंड के पास भी हुआ। एक जहाज को दुर्घटना हुई और उस जहाज में मौजूद सारे रैबिट्स किसी तरह बाहर निकलकर सीधे इस आइलैंड पर आ पहुंचे। बस फिर क्या हुआ, जितना सुंदर ये द्वीप पहले था वो खूबसूरती अब तेजी से मिटने लगी। इन खरगोशों ने इस आइलैंड में मौजूद सारी घास, छोटे छोटे पौधे, हर चीज को खा डाला। मकवरी आइलैंड जो कभी हरा भरा और स्वर्ग जैसा था वो अब धीरे धीरे एक वीरान रेगिस्तान जैसा बनता जा रहा था। अब यहाँ एक सवाल उठ सकता है, आखिर इस आइलैंड पर पहले से ही बिल्लियां मौजूद थीं, तो क्या वो रैबिट्स को नहीं मार सकती थीं? असल में आमतौर पर जंगलों में पाई जाने वाली वाइल्ड कैट्स ही बड़ी रैबिट्स का शिकार करती हैं, लेकिन मकवरी आइलैंड पर जो बिल्लियां थीं वो थीं हमारी घरों में पाले जाने वाले डोमेस्टिक कैट्स। ये बिल्लियां छोटे रैबिट बेबीज को तो आसानी से मार सकती थीं, लेकिन बड़े रैबिट्स को पकड़ने और मारने के लिए उन्हें ज्यादा ताकत की जरूरत होती थी जो उनमें नहीं थी। इसके अलावा इन बिल्लियों के लिए समुद्र के पक्षियों का शिकार करना ज्यादा आसान और कम एनर्जी वाला काम था, इसलिए उनका पूरा ध्यान उन्हीं बर्ड्स पर ही टिका रहा। अब हालात ये हो गए थे कि ना तो इन रैट्स को मारने वाला कोई नेचुरल एनिमी था, ना ही इन रैबिट्स को खाने वाला कोई शिकारी, और यहाँ तक कि इन बिल्लियों को भी कोई खतरा नहीं था। तीनों ही स्पीसीज, रैट्स, रैबिट्स और कैट्स, बिना किसी डर के तेजी से बढ़ती जा रही थी। कुछ ही महीनों में इन खरगोशों की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा हो चुकी थी। यानी आप सोच सकते हैं उस वक्त मकवरी आइलैंड की हालत कितनी भयानक हो गई थी। जैसे ही ये रैबिट्स इस द्वीप पर पहुंचे, उन्होंने वहाँ की सारी घास और छोटे पौधों को खा डाला। इससे वहाँ की मिट्टी की पकड़ भी कमजोर हो गई और फिर इसका बहुत खतरनाक नतीजा सामने आया। साल 2006 में इस आइलैंड पर एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। पृथ्वी की पकड़ कमजोर होने से अचानक भूस्खलन हुआ, जिससे सैकड़ों किंग पेंगुइन चट्टान के नीचे दब गए और उनकी मौत हो गई। यह घटना वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बड़ा झटका थी। अब इस द्वीप पर रहने वाले ये 3 स्पीसीज, रैट्स, कैट्स और रैबिट्स मिलकर इस पूरे इकोसिस्टम को पूरी तरह से इकोलॉजिकल कोलैप्स की ओर धकेल रहे थे। लैंडस्लाइड्स कभी भी कहीं भी हो रहे थे। वहाँ की सारी ग्रीनरी लगभग खत्म हो गई थी। पक्षियों के लिए ना तो सुरक्षित जगह थी और ना ही घोंसले बनाने के लिए पेड़ पौधे बचे थे, और अगर कोई पक्षी जैसे तैसे एग्स देता भी तो वो अंडे इन जानवरों के लिए आसान शिकार बन जाते थे। रैट्स और कैट्स उन्हें तुरंत ढूंढकर खा जाते थे। अब ये साफ हो गया था, मकवरी आइलैंड जो एक समय पर बायोडाइवर्सिटी का सिंबल था, अब पूरी तरह से एक इकोलॉजिकल डिजास्टर जोन में बदल चुका था। इस भयानक स्थिति को समझने के बाद ऑस्ट्रेलियन और टैस्मेनियन सरकारों ने मिलकर सबसे पहले इस द्वीप से बिल्लियों को पूरी तरह से हटाने का फैसला लिया। उन्होंने यह पता लगाने के लिए कि ये बिल्लियां ज्यादातर कहाँ रहती हैं, वहाँ GPS प्लस मोशन सेंसर्स का इस्तेमाल किया। इस तरह से साल 2000 में उन्होंने इन बिल्लियों को पकड़ने के लिए ट्रैपिंग बोन्स लगाना शुरू किया। लगातार 6 सालों तक मेहनत करने के बाद 2006 में आधिकारिक रूप से घोषणा की गई कि मकवरी आइलैंड पर अब एक भी बिल्ली नहीं बची है। इसका असर तुरंत दिखा। जो पक्षी पहले डर की वजह से इस द्वीप से दूर हो गए थे वो अब धीरे धीरे वापस आने लगे। उन्होंने फिर से वहां रहना शुरू किया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगला बड़ा खतरा थे रैबिट्स। इन खरगोशों की संख्या बेकाबू हो चुकी थी और इनकी वजह से पूरा आइलैंड गंदगी और विनाश से भर गया था। ये रैबिट्स इस द्वीप के 90% से ज्यादा हिस्से को नष्ट कर चुके थे। इस हालत को देखकर कई एनवायरमेंटल रिसर्चर्स ने कहा कि इस इकोसिस्टम का रिकवर होना अब बहुत मुश्किल है। इसीलिए एक बार फिर ऑस्ट्रेलियन और टैस्मेनियन सरकारों ने मिलकर एक मैसिव मिशन शुरू किया। इस मिशन की टोटल कॉस्ट थी $24 मिलियन। इस मिशन का मेन उद्देश्य था मकवरी आइलैंड में मौजूद सभी रैट्स और रैबिट्स को पूरी तरह से हटाना और वहाँ के ओरिजिनल इकोसिस्टम को वापस लाना। और सबसे पहले उन्होंने फैसला लिया कि यहाँ के सारे रैबिट्स को पूरी तरह से एलिमिनेट किया जाएगा।
इस मिशन को सफल बनाने के लिए बरीमैन वैज्ञानिकों ने एक स्पेशल बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं हेमोरेजिक डिजीज वायरस। अब चूंकि रैबिट्स को गाजर कैरेट्स बहुत पसंद होती हैं, तो इस वायरस से इन्फेक्ट किए गए कैरेट्स को पूरे द्वीप में फैलाकर फेंका गया। जैसे ही उन कैरेट्स को रैबिट्स ने खाया, उनमें वायरस फैल गया और वो धीरे धीरे मरने लगे। इस बायोलॉजिकल ट्रिक से करीब 70% रैबिट्स खत्म हो गए। लेकिन अब भी एक बड़ी चुनौती बची थी, बाकी बचे हुए रैबिट्स और सबसे ज्यादा समस्या पैदा करने वाले रैट्स। अब इन दोनों को खत्म करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक और स्मार्ट प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि अगर हम इन्हें विंटर सीजन यानी शीतकाल में खत्म करें तो पक्षियों को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सर्दियों में समुद्री पक्षी इस आइलैंड को छोड़कर दूसरी जगह माइग्रेट हो जाते हैं। अगर यह ऑपरेशन किसी और सीजन में किया जाता तो खतरा ये था कि जहर खाकर मरे हुए चूहों या खरगोशों को अगर पक्षी खाते तो वो भी मर सकते थे। इसीलिए बहुत सोच समझकर उन्होंने सर्दियों में ही इस मिशन को अंजाम देने का फैसला किया। इस मैसिव ऑपरेशन के दौरान 300 टन जहर मिला हुआ खाना टॉक्सिक बेट हेलीकॉप्टर्स के जरिए पूरे मक्वारी आइलैंड पर गिराया गया। इसका असर भी जबरदस्त रहा। बहुत बड़ी संख्या में रैट्स और बचे हुए रैबिट्स मारे गए। लेकिन यहीं पर वैज्ञानिकों को एक बड़ा सवाल सताने लगा, क्या वाकई में इस आइलैंड से सारे चूहे और खरगोश पूरी तरह से खत्म हो गए हैं? क्योंकि अगर कहीं एक दो भी बच गए और वो दोबारा प्रजनन शुरू कर दे तो वही इकोलॉजिकल डिजास्टर फिर से लौट सकता है। इस डर की वजह से उन्होंने फाइनल स्टेप के तौर पर हाईली ट्रेन्ड डॉग्स को इस द्वीप पर लाया, जिनकी ट्रेनिंग खास तौर पर रैट्स और रैबिट्स को सूंघकर ढूंढ निकालने के लिए की गई थी। इन स्पेशली ट्रेन्ड डॉग्स को इस तरह से ट्रेन किया गया था कि ये न सिर्फ रैट्स और रैबिट्स को सूंघकर ढूंढ सकें, बल्कि उन्हें तुरंत पकड़कर खत्म भी कर सकें। और जब इन कुत्तों को मक्वारी से आइलैंड पर छोड़ा गया, तब इन्होंने अपना असली कमाल विश्वरूप दिखा दिया। ये जिस भी जगह पर रैट्स या रैबिट्स छिपे हुए थे, उन्हें ढूंढकर बाहर निकाला और पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया। धीरे धीरे जो द्वीप पहले एक बंजर रेगिस्तान जैसा बन चुका था, वो अब फिर से हरा भरा और सुंदर बनना शुरू हो गया। इतना ही नहीं, इस मिशन को लेकर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इतने कमिटेड थे कि उन्होंने तय कर लिया इस बार किसी भी हालत में ये मिशन फेल नहीं होना चाहिए। इसी कारण ये हाईली ट्रेन्ड डॉग्स और उनकी ह्यूमन टीम्स कई महीनों तक उसी द्वीप पर ही रहीं, ताकि एक एक चूहा, एक एक खरगोश पूरी तरह से खत्म किया जा सके। अंततः करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद यह ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। 8 अप्रैल 2014 को ऑस्ट्रेलियन और टास्मेनियन सरकारों ने आधिकारिक रूप से घोषणा की, अब इस द्वीप पर ना कोई रैट है, ना कोई रैबिट और ना ही कोई कैट। इसके साथ ही मक्वारी आइलैंड ने अपना पुराना वैभव फिर से हासिल कर लिया। जैसे जब ये द्वीप पहली बार खोजा गया था, तब ये जितना खूबसूरत था, अब फिर से उतना ही शानदार दिखने लगा। इस मिशन की सफलता न सिर्फ इन दोनों सरकारों के लिए एक गर्व की बात बन गई, बल्कि दुनिया भर के कई देशों ने इसे एक इंस्पिरेशन की तरह देखा कि अगर सच्ची लगन और साइंटिफिक प्लानिंग हो तो कोई भी पर्यावरणीय तबाही को पलटकर फिर